ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਵੀ DNA ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। पूरी इन्फॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ सब्सक्राइब जरूर कर लियो, काफ़ी लंबी वीडियो है। फिर आप उसको एडिट करते रहना। ठीक है सर। ठीक है, ये एक इन्विटेशनल फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसे हम कहते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। ये इसको फिल करते हैं जिसमें हम घोड़े का नाम आएगा, उसका रंग आएगा, उसकी नस्ल आएगी, क्या सेक्स है उसका, क्या डेट ऑफ बर्थ है उसका। ठीक है सर। सायर्ड बाय, डैम बाय। अगर सायर हमारे को पता है, ओनर बोलता है कन्फर्मेशन है कि भाई काला कांटे का बच्चा है, तो ही हम काला कांटा लिखेंगे। अगर वो कंफर्म नहीं है कि काला कांटे का बच्चा है, लेकिन वो कहते हैं कि शायद काला कांटे का बच्चा हो सकता है, तो भी हम उन्हीं के अंडर साइन लेते हैं। यहाँ पे नीचे सिग्नेचर आते हैं उनके। ठीक है सर। और जब ये टेस्टिंग में जाता है तो अगर कंफर्म होगा तो ही इसका नाम काला कांटा पासपोर्ट पे आएगा। ठीक है, सायर बाय। अगर ये कंफर्मेशन में नहीं आएगा, अगर ये टेस्ट में फेल हो जाता है, तो इसका फादर अननोन और मदर अननोन। ठीक है। प्लेटफॉर्म जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे नाम उसका नाम आएगा, जो इनके प्रेजेंट ओनर है उनका नाम भरा जाएगा। अभी फिर इसको फिल कर रहे हैं। अगर ये माइक्रोचिप का कवर है इस तरीके से। अच्छा, ठीक है सर। इसका जो डिजिट 15 नंबर का होता है, 15 डिजिट का है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसका। इसके अलावा वर्ल्ड में किसी और के पास ये पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा। ठीक है सर। एक बार जो एक कंपनी अलॉट कर देगी, फिर वो बन गया, लाइफ लॉन्ग वही चलेगा। ठीक है सर। और उसकी पेडिग्री उसी पे चलेगी। ठीक है सर। जो हमने इनिशियली जो बाल लिए थे वो इस तरह के एनवलप में सील करते हैं हम लोग। ठीक है सर। ठीक है, ये हेयर सैंपल कलेक्शन एनवलप है इसमें। ठीक है। ठीक है, इसमें सारे घोड़े का नाम आएगा, सारा डेट ऑफ बर्थ, माइक्रोचिप नंबर, कौन से डॉक्टर ने लिया, कौन से डेट को लिया, कहाँ लिया, वो सब यार। जब ये लैब में जाता है तो इतना सा ही जाएगा, ये पोर्शन लैब से पहले ही बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो नंबर है, एनवलप नंबर है ना, वो एनवलप नंबर यहाँ जाता है। तो लैब में किसी को भी ये नहीं पता कि काला कांटे का बच्चा है या ब्लैक स्टार का बच्चा है, रॉबिन स्टार का है। ठीक है, कोई भी वहाँ पे ये टेस्टिंग में ये नहीं बता सकता है कि किसका सैंपल है। ठीक है सर। उनके लिए तो सिर्फ ये नंबर है। अगर सर मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई मेरे पास है जो घोड़ा है वो काले कांटे का है, लेकिन वो है नहीं, हाँ जी, तो उसके बाद जब पासपोर्ट तैयार होगा, अगर मैंने लिखवा भी रखा है कि काले कांटे का है, अगर नहीं है तो आप अननोन लिखो। अननोन, फिर वो अननोन आएगा, अननोन में चला जाएगा, अननोन पेडिग्री में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन यही था कि देखिए जिसके पास काला कांटे का ऑथेंटिक बच्चा, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिसके पास काला कांटे का बच्चा नहीं है, या सपोज कीजिए किसी किसान ने या किसी शौकीन आदमी ने लिया, ठीक है, और लेने के बाद उसने ये सोचा कि चलो मैं ले तो लिया है इस नाम से, अब क्योंकि उसने तो डायरेक्ट ब्रीडर से तो लिया नहीं है, किसी और से लिया है, बीच में कोई मीडिएटर रहे होंगे या कोई और व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने वो काला कांटा कह के बेचा है। तो उस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो ब्रीडर ब्रीड कर रहा है उसका तो ऑथेंटिक बच्चा है, जो ले रहा है उसने भी एक कॉस्ट पे करी, तो दोनों की कॉस्ट को वाइबिलिटी देने के लिए, दोनों के कॉस्ट को इस तरह से मार्केट में बराबर रखने के लिए कि भाई कहीं कहीं कोई धोखा नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। आपके पास घोड़ा खड़ा है, आपने ब्रीड किया, आपने बेचा मुझे, तो हम दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी है कि कॉस्ट, जो मिडल मैन की जो एक कॉस्टिंग आ रही है, जिसकी वजह से अननेसेसरीली कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो उसमें क्या है कि जो ओनर हैं, जो ब्रीड कर रहे हैं, वो ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली जो ओनर है, जो परचेज कर रहा है, उसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक जो ये चीज़ इस तरीके से बढ़ गई है, वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ से कम हो जाएगी। फर्जी बहुत बना हाँ जी, वो रियल ओनर कभी माइलेज नहीं ले पाता, वो माइलेज नहीं ले पाएगा। अल्टीमेटली तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, घोड़ा तो देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सेल कर रहे हैं, अगर हम कोई भी एक कॉस्ट मानते हैं, तो उसमें जब मिडल मैन आ जाता है तो वो अपना मार्कअप ऐड करता है। जबकि ओरिजिनल सारी मेहनत तो देखिए 11 महीने उसने अपने घोड़े ने उसको पहले घोड़े को कवर कराया, फिर उसके बाद 11 महीने उसको रखा, फिर रखने के बाद वो उसके 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने जो भी एक टाइम पीरियड है वो भी रखा। तो इतना सारा रिस्क तो ब्रीडर और जो ओनर है वो कर रहा है भैया। बीच में जो मिडल मैन है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने तो इधर से उठाया, इधर को बोला, इसका नाम चिपका दिया कि भाई मार्किंग सेम आ रही है, तो ये बता दिया। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए फिर ये पासपोर्ट बनाया गया, जिसमें टेस्टिंग होके आता है, जिसमें सारी डिटेल्स जो उसमें अपन ने यहाँ पे ली है वो सारी डिटेल्स यहाँ आएंगी। यहाँ घोड़े का नाम आएगा, यहाँ माइक्रोचिप अभी मैं स्टिक करूंगा इसके अंदर, यहाँ कलर आएगा, यहाँ उसका सेक्स आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ उसकी पेडिग्री आएगी। पेडिग्री में अगर वो अननोन से जाएगा तो अननोन आएगा, अगर वो काला कांटा का है तो काला कांटा सायर बाय, डैम उसका ये आएगा, ब्रीडर किसने ब्रीड किया उसका नाम आएगा यहाँ पे, या किस प्लेटफॉर्म पे ब्रीड हुआ है वहाँ का नाम आएगा, लोकेशन आएगी, जो अभी प्रेजेंट ओनर है। सपोज कीजिए ये किसी और ने आगे सेल कर दिया, ठीक है, जब ये किसी और को सेल होता है तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी जगह फर्स्ट सेकंड ओनर यहाँ जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। घोड़ा कितनी बार भी ओनरशिप चेंज कर सकता है, लेकिन घोड़े के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कअप है वो कुछ भी चेंज नहीं होंगे, उसके जो फीचर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, जो उसके बॉडी मार्क्स हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। जो व्हाइट पार्ट होगा घोड़े के ऊपर, वो हम रेड पेन से मार्क करेंगे, ठीक है, उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है सर। जो भंवरियाँ या वर्ल्स आते हैं वो बॉडी पे कहाँ कहाँ आ रही हैं वो सब यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगी। एक माइक्रोचिप नंबर यहाँ आएगा। उसके अलावा इस पासपोर्ट का सबसे यूनिक फीचर है कि इसके 4 फोटोज घोड़े के, जी घोड़े के, ठीक है, फ्रंट के, लेफ्ट, राइट और बैक के। ठीक है सर। उसके बाद फिर यहाँ पे माइक्रोचिप,
अभी बहुत सारे घोड़ों में हमने देखा कि है ना उनके किसी घोड़े के है ना ब्रांड मार्क भी लगा हुआ है, तो वो एडिशनल मार्किंग हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है सर। उसके अलावा ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, मेडिकल रिकॉर्ड अगर रखना है, कौन सा डेट को वैक्सीन लगा है, कौन सा वैक्सीन लगा है, कौन सी जगह लगा है, कौन से डॉक्टर ने लगाया, क्या डोज लगाई है, वो सब आप यहाँ मेंटेन कर सकते हो मेडिकल उसमें रिकॉर्ड में। वैक्सीनेशन के लिए अलग से पेज है जिसमें घोड़े का अलग एक आपको अलग से कहीं रजिस्टर मेंटेन नहीं करना, इसी के अंदर थ्रू एंड थ्रू चलता रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद अगर कोई सर्जिकल अप्रोच होती है तो वो है, अगर मूवमेंट के अंदर कहीं से भी घोड़ा, जैसा मान लीजिए राजस्थान से हरियाणा आ रहा है, तो आप कौन सी डेट को राजस्थान से चला, हरियाणा आ गया, यहाँ पे शो में आया है, किसके लिए आया, जंपिंग के लिए आया है, टेंट पैकिंग के लिए आया है, जिस भी एक्टिविटी के लिए आया है वो यहाँ पे, तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आप ट्रांजिट में जा रहे हो, कोई भी आपको कोई अथॉरिटी रोकती है, वो ये कहती है कि सर आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो एक घोड़े का ये डॉक्यूमेंट भी आप दिखा सकते हो, वैलिड डॉक्यूमेंट है। ठीक है। उसके बाद कवरिंग के लिए चाहिए, स्टैलियन हो, मेयर के लिए हो, कौन से साल में कौन से सायर ने, अगर मेयर है तो उसके लिए कौन से सायर को यूज़ किया गया, फिर फर्स्ट डेट क्या थी, सेकंड डेट क्या थी, उसका रिजल्ट नेगेटिव, पॉजिटिव, फोल, फिली, जो भी आया उसका यहाँ टोटल आप रिकॉर्ड लिख सकते हो। ठीक है सर। तो ब्रीडर्स एंड ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बढ़िया। प्लस उसके बाद अगर इन फ्यूचर जैसे एक्सपोर्ट अभी खुल गया है, हाँ जी, तो एक्सपोर्ट जब खुल गया है तो एक्सपोर्ट खुलने की वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी चाहिएंगे। इस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर जब इसमें वैक्सीनेशन हो गए, आपके एक्सपोर्ट एंडोर्समेंट हो गया, वो सब चीज़ें हो गई। लेकिन क्लियरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें घोड़ा इतनी जल्दी क्लियर आउट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे वेटनरी पॉइंट्स हैं उसमें जिसमें घोड़े को क्लियर होना चाहिए, वैक्सीनेशन होने चाहिए। वो जब थ्रू एंड थ्रू होंगी उसके बाद ही किसी भी जगह किसी भी कंट्री में घोड़ा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट पे कोई बैन है, एक्सपोर्ट अब खुल गया है, लेकिन जो एक घोड़े की एक मेडिकल कंडीशन है वो क्लियर करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे को बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे को अपने घोड़े उस तरीके से तैयार करने पड़ेंगे जिससे कि हम उसको उस लेवल पे ले जा पाएँ। इंडिया को अभी अपने मारवाड़ी को प्लेटफॉर्म तो मिला है, ठीक है सर, प्रूवन भी हो गया है, लेकिन अब उसको एक्सपोर्ट करने की जब बात आती है तो वहाँ पे हमारे को उसको मेडिकली अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिससे कि जब वैक्सीनेशन है, उसकी हूफ केयर है, उसका न्यूट्रिशन है, जो भी उसका रूटीन में जो बेसिक मांगते हैं, जहाँ प्री रिक्विजिट जो उसकी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो सब जब प्रोटोकॉल्स इसमें एंट्रीज होंगी, ठीक है सर, तभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तभी आप जब भी एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना अप्लाई कीजिए, आपको लेकिन फिर भी इसी तरह का पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, उसी पासपोर्ट पे सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ये मेडिकल क्वारंटाइन में जाएगा घोड़ा, उसके बाद क्वारंटाइन होएगा, क्वारंटाइन होने के बाद अगली जगह जाएगा, वहाँ टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद घोड़ा आपको क्लियर होएगा। ठीक है सर। सर हमें ये भी बताएं कि कम से कम कितनी उम्र चाहिए अगर हमने किसी को डीएनए एक साल, कम से कम एक साल। ठीक है सर। तो एक बार चार्जेस भी बता दिए दोबारा से। जी, चार्जेस ऐसा है कि अभी प्रेजेंटली जो चार्जेस चल रहे हैं वो 9,440 9,440 रुपये लगते हैं स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डीएनए टेस्टिंग फीस। ठीक है सर। 1,000 रुपये सोसाइटी लेती है, जिसमें सोसाइटी आपको पासपोर्ट देती है, माइक्रोचिप देती है, ठीक है सर, और ये सारा जो इसका डेटा है वो मेंटेन करती हैं। आपका जो वेबसाइट है, स्टड बुक की जो वेबसाइट है, इंडिजिनस की जो स्टड बुक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो आप शेयर कर सकते हो, जिसमें अभी जो 500-600 जो भी हॉर्सेस हुए हैं उनका सारा अपडेटेड अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे जैसे पासपोर्ट्स आते जाते हैं हमारे पास, वैसे वैसे हम उसका डेटा अपडेट करते हैं। ठीक है सर। और उसके बाद 1,500 रुपीज़ वेट की फ़ीस है और 1,060 रुपीज़ हमारा ट्रैवलिंग का पर पर्सन हमने रख रखा है, क्योंकि हम राजस्थान से ट्रैवल करते हैं और बाकी अलग अलग जगह पे जाते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि इंडिविजुअली हमारे को एक ही जगह जाके ना करना पड़े। हम सोचते हैं कि अगर काफ़ी सारे हॉर्सेज मिल जाएँ तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और ओनर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। उसमें कॉस्ट जो ट्रैवल जो है, क्योंकि देखिए अगर राजस्थान से आदमी जाएगा कहीं पे भी, हरियाणा जाएगा, पंजाब जाएगा, तो उसकी एक कॉस्ट लगती है कि फ्यूल कॉस्ट लगेगी, या फ्लाइट कॉस्ट लगेगी, या ट्रेन कॉस्ट लगेगी, इसके बाद उसका होटल है, उसका रहना खाना है, वो सब लगेगा। तो वो सारे एक्सपेंस अगर एक ही आदमी पे हो जाएंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि इस चीज़ को आदमी इस तरीके से देखे कि कोई एक्सपेंसिव डील है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग इसको इस तरीके से देखें कि उनके फ़ायदे की चीज़ है, उनको करानी चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए है, लेकिन कॉस्ट जो अब है वो बेसिक एक कॉस्ट तो हमें देनी ही पड़ेगी। ठीक है सर। उसका हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हम कम से कम एक ओनर को और या फार्मर को चार्ज कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो सर प्लीज़ आप अपना नंबर दे सकेंगे सर? हाँ जी, मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर गुलविंदर चौधरी, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, और इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया से मेरा लिंकअप है, उनके वेट पैनल पे हूँ मैं, और मेरा नंबर है 9799141696। तो किसी ने अगर सर अपने घोड़े का या घोड़ी का डीएनए करवाना है तो आप आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ जी, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी और भी नंबर्स हैं ऑफिस के, वो मैं आपको दे दूंगा, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपना नोटिंग करा सकते हैं, नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने हैं आपके पास, घोड़े कितने हैं, किस लोकेशन पे हैं, कब फिजिबिलिटी डेट है, क्योंकि हमारे ट्रिप्स लगते रहते हैं, तो ट्रिप्स के हिसाब से ही हम उनको लोगों को एडजस्ट करके
और उसी टाइम हम डेट दे सकते हैं। बहुत सारे हम लोग पंजाब आते हैं तो कई बार किसी एक लोकेशन पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि एक ही घोड़ा होता है या 2 ही घोड़े होते हैं, तो हम लोग उस जगह नहीं पहुंच पाते। पर हमारी कोशिश रहती है कि हम हर किसान जिसने हमें फ़ोन किया या कांटेक्ट किया हम उसको पहुंचें, उसके पास उसके घोड़े का DNA करें और सर्विस दें। ठीक है सर जी। तो आपकी संस्था है सर बहुत अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। क्योंकि जो कोई फर्जी काम कर रहे हैं सर तो उनको भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी जी। और अभी तक सर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने बोल दिया अपने घोड़े का कराया कि ये फलां का। देखिए अभी जितने भी DNA हुए हैं उसमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यही हैं कि करीब सिर्फ 11 हॉर्सेज आए हैं, करीब 500-600 घोड़ों में से 11 ऐसे घोड़े आए हैं जिनका मैचिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है। ठीक है सर। अदर देन दैट उनका भी लिस्ट सारा फेसबुक और सब जगह वेबसाइट पे पब्लिश्ड है। तो अगर किसी को, और वो सिर्फ इसीलिए पब्लिश किया गया, उसमें किसी का कोई नुकसान करने के लिए नहीं किया गया, वो सिर्फ इसीलिए पब्लिश किया गया जिससे कि लोग DNA को समझें कि आज जब हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, आज जब हमारे पास फैसिलिटी है, आज जब हमारे पास टेक्निकल गाइडेंस है, तो हम उस चीज़ का यूटिलाइज़ करें और मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके जो हमारा एक जो स्टड फार्म है जिसमें हम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, बच्चे सेल करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से ले सकें। ठीक है सर। और कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकें। अगर कल को कोई भी ब्रीडर आपके पास आता है कि साहब मेरा बच्चा इतनी कॉस्ट का क्यों है, तो आप उनको कह सकते हैं कि साहब देखिए ऐसा है कि एक तो मेरा DNA टाइप्ड है, दूसरी बात है प्रूवन प्रोजेनी है, तीसरी बात है लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें प्रूवन प्रोजेनी करने की क्या ज़रूरत है। देखिए सर कोई आप पे बंदिश नहीं है कि आपको प्रूवन प्रोजेनी करनी है, लेकिन जो आज साइंटिफिक ब्रीडिंग पे हैं या साइंटिफिक ब्रीडिंग कर रहे हैं उनका ये मानना है कि अगर आप साइंस के थ्रू चलेंगे, ब्रीडिंग तो इतने सालों से भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ घोड़ों में ही क्यों, गाय भैंस में तो इतना इस तरह का नहीं देखा जाता, केवल घोड़ों में क्योंकि कॉस्ट फैक्टर है, लोग कुछ भी बोल के कुछ भी सेल कर देते हैं। तो उस चीज़ को लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए हम तो संस्था है, हम तो एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सेवा के लिए हैं। अगर आप हमारी हेल्प कर लेना चाहते हैं तो हम उपलब्ध हैं, जिस तरीके से भी हो पाएगी हम हेल्प करेंगे आपकी, और जितनी हो पाएगी हम करेंगे आपकी। और जो रिकॉर्ड है सर वो सारा ऑनलाइन होता है? सब ऑनलाइन है जिसका रिकॉर्ड, तो आदमी कहीं भी बैठ के अपने घोड़े का, या और दूसरी बात है जो नए घोड़ों का ब्रीडिंग कर रहे हैं उन लोगों का भी यह है कि वो उस वेबसाइट पे जाके वो रजिस्टर्ड स्टैलियंस देख सकते हैं। पंजाब के जितने भी रजिस्टर्ड स्टैलियंस हैं, चाहे दिलबाग हो, चाहे काला कांटा हो, और भी जो नामचीन मक्खन हो गया, और भी बहुत सारे स्टैलियंस हैं जो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे ब्रीडिंग में चल रहे हैं, तो वो उन लोगों का सबका रिकॉर्ड आपको वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है सर। AI कब तक स्टार्ट हो रही है घोड़ों की? सब AI का देखिए प्रोसीजर अभी चालू है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो प्रोसेस है उस AI करने के अंदर देखिए एक तो सबसे पहले ट्रेंड वेट चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए कलेक्शन सेंटर चाहिए हमारे को। वो कलेक्शन सेंटर अभी बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्टैलियन अभी हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेके मैं ये कहूँगा कि लोगों में ये सोच है कि एक हम हमारा स्टैलियन को कवरिंग के लिए क्यों दें, लेकिन जब हमारे पास एक कवरिंग डायरेक्ट आ रही है तो हम AI क्यों कराएं। लेकिन वो तो ठीक है जो आज कवरिंग आ रही है, लेकिन एक एज के बाद जब कवरिंग आनी कम हो जाएगी और जब आप ब्रीड करना चाहोगे तो उस टाइम के लिए आप अपना सीमन प्रिजर्व कर सकते हो। और दूसरी बात है अगर कोई कर्नाटक में बैठा है वो अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है तो आप अपना सीमन कलेक्ट करवाइए, अपने पास रखिए, जब आपको वहाँ AI की ज़रूरत है तो आप वहाँ भेज सकते हैं। उसमें एक तो घोड़ी को वापस स्टैलियन तक आने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात है आपको कॉस्ट उतनी मिल रही है तो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उस ओनर को भी प्रॉब्लम नहीं है कि अपने घर से वहाँ कर्नाटक से या किसी डाउन साउथ से पंजाब आना पड़ रहा है। तो इस तरीके से कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस है और इससे हम एक अच्छी प्रोजेनी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रिजर्व करके रख सकते हैं साइंटिफिक लेवल पे। क्योंकि जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आप एक कोई पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन देख रहे हैं कि मेरे को इस कॉन्फर्मेशन की इस नए नक्श की घोड़ी चाहिए, वो अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जब हम उसको ब्रीड करते हैं, जब हमारे पास स्टैलियन मान लीजिए किसी भी वजह से छूट जाता है, जब हमारे पास वैसी कोई घोड़ी आती है तो हमारे पास का सीमन नहीं होता है, तो वो हम प्रिजर्व करेंगे तो हम रख सकते हैं, होल्ड पे रख सकते हैं। हर स्टैलियन का सीमन नहीं प्रिजर्व हो सकता है, ये भी एक फैक्टफुल बात है। कुछ वीक्स के लिए हो सकता है, कुछ मंथ्स के लिए हो सकता है, कुछ ईयर्स के लिए हो सकता है। सबकी अपनी अपनी फर्टिलिटी है, उस फर्टिलिटी का प्रोसीजर है जो हमने बना रखा है, उसके लिए हम जांच कर सकते हैं। अभी हम जांच शुरू कर रखी है, टेस्टिंग स्टेज पे है और हम जल्दी ही इसको लाना चाह रहे हैं कि जिससे कि ये भी एक एडिशनल फैसिलिटी हो जाए घोड़े वालों के लिए। ओके सर, थैंक यू जी। ओके, बहुत धन्यवाद। ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।